Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. Today I'll be going to explain the topic that is capital structure and also the factors that will affect the capital structure. Right? So first start with the meaning of capital structure. See, capital structure refers to the proportion of debt and equity used for financing the business operations by the company. क्या मतलब हुआ कि कंपनी के पास जो भी कैपिटल है, जो भी कंपनी ने फंड्स रेज करे हैं, ठीक है, दैट इज योर कैपिटल। तो उसमें कितना पैसा कंपनी ने डेट के थ्रू रेज किया है और कितना पैसा कंपनी ने इक्विटी के थ्रू रेज किया है, वो आपका क्या बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। ठीक है, अब एज वी नो कंपनी के पास मेनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। पहला शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है, जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, और उसके बिहाफ पे कैपिटल और वी कैन से फंड्स रेज करती है। ठीक है, इसमें आपके रिटेन्ड अर्निंग भी आ जाता है बिकॉज वो शेयर होल्डर्स का ही पैसा होता है। सेकेंड होता है बोरोड फंड, जिसे हम डेट कहते हैं। उसमें कंपनी बोरो करती है, किससे कर सकती है, पब्लिक से कर सकती है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर सकती है। अगर पब्लिक से कर रही है तो अपने डिबेंचर्स इशू करेगी पब्लिक को, राइट। तो मेनली वो दोनों सोर्सेस का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता है कंपनी का। तो वी कैन से इट इज अ प्रपोर्शन ऑफ डेट, कितना डेट के, कितना बोरोड फंड्स के थ्रू पैसा रेज किया है और कितना इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड के थ्रू कंपनी ने पैसा रेज किया है, उसका एक रेशो, वो क्या है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, बताता है। राइट नाउ अब इसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपनी का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है। सिंपली डेट अपॉन इक्विटी, कि कितना कंपनी के पास डेट है एज कंपेयर टू इट्स इक्विटी। राइट, ओके। एंड सेकेंड क्या फॉर्मूला है कि कितना कंपनी के पास डेट है एज कंपेयर टू इट्स टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का क्या मतलब हो गया, टोटल कैपिटल में क्या होगा, इक्विटी भी और डेट भी। टोटल कैपिटल में क्या है कि कहा शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर्स फंड को उन्होंने क्या बोला हुआ है, इक्विटी। राइट, सो इट मीन्स वी कैन राइट डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। राइट, तो ये क्या है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कि जब भी कंपनी एक कैपिटल स्ट्रक्चर अपना डिसाइड करती है कि कितना पैसा वो डेट के थ्रू उठाएगी और कितना पैसा इक्विटी कैपिटल के थ्रू उठाएगी, शेयर कैपिटल के थ्रू रेज करेगी, तो उसमें बेस्ट क्या तरीका है कि ऐसा होना चाहिए वो कैपिटल स्ट्रक्चर कि वो शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज करने से क्या मतलब है, इक्विटी शेयर्स का प्राइस क्या हो सके, हाई हो सके। राइट, बिकॉज जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे शुड बी फील हैप्पी, दे शुड फील सेटिस्फाई। वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कब होंगे, जब उनके शेयर प्राइस की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी मार्केट में। ठीक है, तो एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगा जब कंपनी के पास डेट और इक्विटी का ऐसा प्रपोर्शन है जो एक तरीके से कंपनी के ओनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद है। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कंपनी जब भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए कंपनी डिसाइड करती है कि कितना पैसा वो डेट के थ्रू रेज करेगी और कितना पैसा इक्विटी के थ्रू रेज करेगी। राइट, सो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है आपका इसमें कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन सिंपली मीन्स क्या है कि कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट रखेगी और कितना इक्विटी रखेगी। क्यों, सिंपल है, देखो मेनली कैश रिक्वायरमेंट कहाँ क्यों होता है कंपनी को, किन किन चीजों के लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को। एक तो डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए, राइट, जो भी मतलब अगर डेली जो बिजनेस में काम है उसके लिए कैश रिक्वायर्ड है। सेकेंड आपकी होती है अगर सपोज कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपके पास कंपनी के पास कैश उसके लिए थोड़ा बहुत अवेलेबल होना चाहिए कि कंपनी को कम से कम लोन लेना पड़े ताकि इंटरेस्ट बचेगा।
ठीक है। तो अगर कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए भी कंपनी के पास कैश होना चाहिए। और थर्ड आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों कंपनी के पास कैश होना चाहिए, दैट इज फॉर आपका जो कंपनी को डेट रीपेमेंट करना है, ठीक है। जैसे कि इंटरेस्ट है, कंपनी को पे करना है, वो कैश की फॉर्म में पे करेगी, ठीक है। तो इन चीजों के लिए कंपनी के पास मेनली कैश अवेलेबल होना चाहिए। अब अगर कंपनी के पास इनफ कैश है तो इट मींस कंपनी रिस्क ले सकती है और डेट कंपोनेंट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर सकती है, राइट। मतलब ज्यादा डेट भी इंक्लूड कर सकती है क्योंकि कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। अगर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो कंपनी कर देगी, राइट। तो सिंपली कैश फ्लो पोजीशन ये बताती है कि कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग वो कितना डेट कंपोनेंट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर सकती है, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट, सेकंड पॉइंट है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, सिंपल नाम से पता चल रहा है कि इंटरेस्ट कवर्ड, कितना इंटरेस्ट कवर्ड हो रहा है, किसमें, कंपनी की इनकम में एक तरीके से। यहाँ पे जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, कंपनी ये देखती है कि उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। अब ये है क्या कि कंपनी के पास जितनी अर्निंग्स अवेलेबल है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब जो भी कंपनी की रेवेन्यू थी उसमें से एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो कंपनी के पास अर्निंग्स आ रही है, बट इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, अभी नहीं दिया है इंटरेस्ट और टैक्स, जो भी अर्निंग्स कंपनी के पास अवेलेबल है उसमें से कितने टाइम्स वो इंटरेस्ट को पे कर सकती है उस अर्निंग्स में से। क्या मतलब हुआ, जैसे कि सपोज कंपनी के पास ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 80,000 रुपीज, राइट। और कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना है दैट इज 10,000 रुपीज, ओके। अब कंपनी को कितना पे करना है, 10,000। कंपनी के पास कितनी अर्निंग्स हैं अभी टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले, 80,000। इट मींस कितनी टाइम्स, कितने गुना ज्यादा कंपनी के पास अर्निंग्स है अपने इंटरेस्ट से, 8 टाइम्स, बिकॉज 10 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 को, देन इट विल बी 80,000, राइट। सो वी कैन से 8 टाइम्स ज्यादा कंपनी के पास अर्निंग्स अवेलेबल है एज कंपेयर टू इट्स इंटरेस्ट दैट शुड बी पेड, ठीक है, समझ आया। अब इसमें तो ये रेशियो सिंपली ये बताता है, तो अगर जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है आईसीआर अगर वो हाई है, इट मींस कि कंपनी जो है वो इजिली अपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है, यानी वो डेट को इंक्लूड कर सकती है और उसको कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी अपना इंटरेस्ट पे करने में, अपनी लाइबिलिटीज पे करने में, एक तरीके से इंटरेस्ट लाइबिलिटी, ओके। सो ये रेशियो ये बताता है। तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो गया, दिस इज सिंपली ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ऐसे ही कैलकुलेट हुआ था ना इस केस में। 80,000 ईबीआईटी है, इंटरेस्ट क्या है 10,000, सो इट विल बी 8, सेम 8 टाइम्स, ओके। अब यहाँ पे लेकिन इस रेशियो में, ये रेशियो कहाँ पे लैग करता है कि इस रेशियो को हम एक एक्यूरेट मेजर नहीं मान सकते कि अगर कंपनी का आईसीआर ज्यादा है तो उतने टाइम्स उसके पास एज कंपेयर टू इट्स इंटरेस्ट अर्निंग्स है। नो, हम ये एकदम एक्यूरेटली नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले तो उन्होंने सिर्फ कंपनी को सिर्फ इंटरेस्ट तो नहीं देना होता, कंपनी ने प्रिंसिपल भी तो पे करना, रीपे करना होता है ना, कंपनी ने जो प्रिंसिपल दिया था वो भी देना होता है, तो प्रिंसिपल की तो कोई बात कही नहीं है यहाँ पे। ये पहली कमी है इस रेशो की, ठीक है। सेकंड क्या है यहाँ पे डीमेरिट इसका, कि जो इंटरेस्ट होता है वो किस फॉर्म में देना है, कैश की फॉर्म में, ठीक है। और जो ईबीआईटी हम जब कैलकुलेट करते हैं तो जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो उसमें से कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं हम नॉन कैश भी होते हैं जो माइनस कर देते हैं, जैसे कि आपका डिप्रिशिएशन हो गया, कोई प्रोविजंस हो गए, ठीक है। अब यानी कि इसमें कैश भी है और नॉन कैश आइटम्स भी है, ठीक है। अब हम दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कंपैरिजन के लिए यूनिट तो सेम होनी चाहिए। इसमें हम कैश की फॉर्म में बात कर रहे हैं और इसमें कैश और नॉन कैश आइटम दोनों इंक्लूड कर रहे हैं एबीआईटी कैलकुलेट करते वक्त, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नॉन कैश आइटम्स को भी, उससे जो पैसा है वो कम शो होता है, जो कैश है कैश की फॉर्म में जो पैसा है वो कम शो होता है। तो कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते यहाँ पे हम,
तो ये इसकी दूसरी कमी है कि यहाँ पे नॉन कैश आइटम्स भी इंक्लूड होते हैं इस रेशो में, तो हमें एक एक्यूरेटली अमाउंट नहीं पता चलता कैश का कि हमें कितना उसमें से कैश अर्निंग्स है जिसमें से हमें कैश पेमेंट देनी है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो ये यहाँ पे दूसरी कमी थी। अब इसी दोनों कमी को पूरा करने के लिए थर्ड रेशो आपका डिसाइड हुआ, दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशो, ठीक है। अब ये इस रेशो में जो यहाँ पे कमी थी वो कैसे पूरी हुई कि सिंपली क्या करा है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ओके, जो भी टैक्स देने के बाद फाइनल जो प्रॉफिट बचता है उसमें हमें ऐड कर देना है जो भी नॉन कैश आइटम्स हमने यहाँ पे इंक्लूड करे थे, उनको सब्ट्रैक्ट किया था नॉन कैश एक्सपेंसेस को, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट था कैश प्रॉफिट वो कम शो हो रहा था। तो अब हमें उन आइटम्स को दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, जो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस था हमने माइनस किया होगा, और अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे कोई प्रोविजन हो गया या किया था तो वो हमने अगर सब्ट्रैक्ट किया था तो हमें वापस से ऐड कर देना है, और साथ के साथ इंटरेस्ट भी ऐड कर देना है, बिकॉज हम ये पता लगाना है इस रेशो से कि हमारे पास कितना कैश प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है, कंपनी के पास, जिसमें से उसे कैश पेमेंट देनी है एक तरीके से, राइट। तो मतलब कैश पेमेंट में इंटरेस्ट भी जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए हमें इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ा। तो सिंपली न्यूमरेटर में हमारे पास कितना कैश प्रॉफिट अवेलेबल है कंपनी के पास, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर देंगे जो भी नॉन कैश आइटम्स हमने माइनस किए थे, तो दैट इज डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस, और साथ के साथ ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, क्योंकि हमें ये रेशो बताएगा कि हमारे पास कितनी एबिलिटी है अपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को पे करने की। तो अभी इंटरेस्ट नहीं दिया, यहाँ पे हम वापस से ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स में आएगा जो भी हमें कैश फॉर्म में पेमेंट करनी है कंपनी को, जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा क्योंकि उन्हें एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना होता है, इंटरेस्ट हमें देना है, और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, अगर 1 लाख का हमने लोन लिया था तो हमें 1 लाख भी पे करना है, और साथ के साथ जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर वो भी पे करना है, तो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो दिस इज योर एकदम करेक्ट रेशियो है जो आपका डिसाइड करेगा कि कंपनी के पास कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी जो डेट ऑब्लिगेशन है उसे टाइमली रीपे कर सकती है, ठीक है। सो अगर ये रेशियो हाई है, DSCR रेशियो हाई है, तो इट मीन्स कंपनी इज इन अ गुड पोजीशन टू रीपे इट्स डेट ऑब्लिगेशंस टाइमली, ठीक है, कि वो अपने सारे डेट को टाइमली रीपे कर सकती है, उसके पास इतना कैश अवेलेबल है, ओके। ये रेशियो बताएगा। और सिंपली इसका अपोजिट क्या है, अगर ये रेशियो कम है तो कंपनी की इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने टाइमली रीपे कर सके। तो सिंपल, अगर ये रेशियो हाई है तो कंपनी डेट कंपोनेंट इंक्लूड कर सकती है ज्यादा, अदरवाइज नॉट, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे क्या है कि सिंपल कि कंपनी को, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर उसे कितना रिटर्न एक तरीके से मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ROI यानी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कंपनी ने जहां पे भी रिटर्न इन्वेस्ट किया उस पर जो रिटर्न मिल रहा है, अगर वो हाई है, ज्यादा है, एज कंपेयर टू इट्स कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट यानी जहां पे मतलब जो डेट पे उन्हें पैसा देना है, मतलब एक तरीके से कॉस्ट देनी है, इंटरेस्ट समझ लो, वो आपका अगर हाई है, वो कम है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेट इंक्लूड कर सकती है, राइट। क्या मतलब हुआ, अगर ROI हाई है और कॉस्ट ऑफ डेट कम है ROI के कंपैरिजन में, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी प्रेफर करेगी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, सिंपल कि यहाँ पे कंपनी डेट यूज करके ज्यादा अपने शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचा सकती है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, ओके। सो इसकी वीडियो आई विल मेक इट लेटर ऑन। सो यहाँ पे सिंपल इतना आपको याद रखना है कि अगर ROI हाई है तो कंपनी क्या करेगी, एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट, अगर ROI हाई है
तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को ज्यादा यूज कर सकती है, उसके लिए फायदेमंद होगा, उसके शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद होगा। और अगर ROI कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट, ये हाई है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को डेट कम यूज करना चाहिए, वो कंपनी के लिए डेट यूज करना फायदेमंद नहीं रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स रेट। सो अगर टैक्स रेट हाई है तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम पड़ जाती है। क्या मतलब हुआ कि कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर टैक्स रेट हाई है और कंपनी के पास डेट है तो कंपनी को क्या होगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंपनी के पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 1 लाख रुपीज, राइट, और कंपनी के पास जो सपोज डिबेंचर्स थे 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 10% रेट थी, तो जो इनका इंटरेस्ट बनता है दैट इज 1 लाख का 10%, इट विल बी 10,000 रुपीज। सो हेयर इट इज 90,000 रुपीज कंपनी के पास है। अब इस 90,000 रुपीज पे कंपनी को टैक्स देना है। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पे टैक्स देती है कंपनी। यहाँ पे सपोज जो टैक्स रेट है दैट इज 30%, तो 90,000 का 30% कितना हो जाएगा, 27,000। माइनस करने के बाद अर्निंग्स बचती है आफ्टर टैक्स, इट विल बी 63,000। दिस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद कंपनी के पास 63,000 रुपीज बच रहे हैं। अगर यहाँ पे सपोज दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें कंपनी ने कोई भी डेट नहीं ले रखा है और कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना, तो यहाँ पे 0 इंटरेस्ट। अब कितनी अर्निंग्स बची, 1 लाख रुपीज। तो जो टैक्स देना पड़ेगा वो किस पे देना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज पे। तो कितना हुआ 1 लाख का 30%, इट विल बी 30,000 रुपीज। माइनस हुआ, हेयर इट इज 70,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा है वो किस में हो रहा है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी कंपनी, बी कंपनी में शो हो रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे शो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो ये कंपनी ही ज्यादा अच्छी है या ये कंपनी अच्छी पोजीशन में है। इस बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज अभी तो भी डिविडेंड भी देना है और सारे आपके पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे मेनली हमें जो कंपेयर करना है वो करना है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, कि टैक्स में कितनी बचत हो रही है, कितनी सेविंग हो रही है, राइट। यहाँ पे जब इंटरेस्ट कंपोनेंट डेट कंपोनेंट था और इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट हुआ तो टैक्स कितना गया, 27,000। जहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं था वहां पे कितना टैक्स गया, 30,000। इट मीन्स कंपनी जो ए है उसको कितनी टैक्स में बचत हो रही है, कितना सेव कर रही है वो, 3,000 रुपीज का। ठीक है, 30,000 माइनस 27,000 इट विल बी 3,000 की वो उसे टैक्स सेविंग कंपनी ए कर रही है, राइट। अब एज आई हैव सेड कि जितना टैक्स परसेंट ज्यादा होगा कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट कम हो जाएगी। जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेट से क्या मतलब हुआ कि अब देखा जाए तो कितना कॉस्ट ऑफ डेट था, यहाँ पे 10,000 कंपनी पे कर रही थी इंटरेस्ट का, बट इसी इंटरेस्ट की वजह से कंपनी को टैक्स में फायदा हो रहा है, कितने का, 3,000 रुपीज का। इट मीन्स एक तरीके से कितना फायदा हो रहा है, 10,000 में से 3,000 तो रिकवर हो ही रहा है ना, टैक्स में बचत हो रही है, तो कितना 7,000 एक तरीके से जा रहा है, 10,000 माइनस 3,000, राइट। सो कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट। आप लिख सकते हो कि 10,000 था पहले और 7,000 एक तरीके से फायदा 3,000 का टैक्स की वजह से, टैक्स में हो रहा है इंटरेस्ट की ही वजह से, तो 7,000 रुपीज एक तरीके से हमारा जा रहा है। तो कितना परसेंट हो गया 7,000 आपका, 1 लाख का, इट विल बी 7%। कितना हो गया, 7%, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ डेट एक तरीके से 10% थी, अगर आप उसे कंपेयर करो टैक्स बेनिफिट से एक तरीके से तो वो 7% हो गई। तो सिंपली क्या कहता है कि टैक्स रेट को ध्यान में रखते हुए भी कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंपोनेंट को इंक्लूड कर सकती है। अगर टैक्स रेट हाई है तो कंपनी ऐसी सिचुएशन में ज्यादा डेट कंपोनेंट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर सकती है, वो कंपनी को टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या मतलब है
कि जैसे कि जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें जो रिटर्न मिल रहा है दैट इज वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब एक होती है कॉस्ट ऑफ डेट, कि जहां से कंपनी ने उधार लिया था, बोरो की थी मनी, उनको जो पैसा देना पड़ रहा है दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट। अब जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है वो तो फिक्स्ड है कि कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है और इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करना है, ठीक है। बट जो इट मीन्स यहाँ पे जो होता है, अगर कंपनी डेट के थ्रू फंड्स रेज कर रही है तो क्या होता है, हाई रिस्क होता है कि कंपनी को हर सिचुएशन में उन्हें रीपे करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो जनरली क्या होती है, कम होती है। रिस्क तो ज्यादा होता है कंपनी के लिए, बट जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो जनरली कम होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलेगा, जो उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा, वो ज्यादा रेट से दिया जाता है एज कंपेयर टू जो उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है डेट पे। क्योंकि शेयर होल्डर्स बोलते हैं एटलीस्ट उनको रिस्क कम है, उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैटर नहीं करता, बट जब भी मिले गुड रेट से मिले, राइट। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो हाई होती है। अब वो कब हाई और हो जाती है, अगर जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ये लग रहा है कि कंपनी एक सर्टेन लेवल से ज्यादा डेट से फंड्स रेज कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, उनका रिस्क बढ़ जाता है और उनकी साथ के साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी एक तरीके से इंक्रीज कर लेती हैं, बढ़ा लेती हैं, ठीक है। तो सिंपल है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि कंपनी को एक सर्टेन लेवल तक अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्लूड करना चाहिए, अदरवाइज जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे, वो भी ज्यादा डिमांड करेंगे रिटर्न की, और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हाई हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है कि कंपनी जब भी सिक्योरिटीज इश्यू करती है मार्केट में फंड्स या कैपिटल रेज करने के लिए, तो उस टाइम पे भी कुछ कॉस्ट आती है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशू किया उसमें आई, या फिर अगर कमीशन देना पड़ा, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, ब्रोकरेज चार्जेस हो गए, तो कुछ कॉस्ट आपकी लगती है जब वो सिक्योरिटीज इशू करती है। तो ये ध्यान में रखते हुए कि किस सिक्योरिटीज में कितनी कॉस्ट लग रही है, उसको ध्यान में रखते हुए भी कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट एंड इक्विटी को इंक्लूड करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन में क्या है, मेनली जो कंपनी होती है उस पर दो टाइप के रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क, फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क एंड सेकेंड इज फाइनेंशियल रिस्क। ओके, बिजनेस रिस्क क्या होता है कि जो भी बिजनेस ऑपरेशन करते वक्त, जो भी काम करते वक्त, जो कंपनी के पास फिक्स्ड चार्जेस हैं जो कंपनी को देने हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जब भी कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है तो उसमें जो ऑपरेशनल चार्जेस होते हैं, फिक्स्ड ऑपरेशनल चार्जेस, जैसे कि रेंट हो गया, ठीक है, सैलरी हो गई एम्प्लॉयज की, फिक्स जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी हो गई, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ये सब क्या है आपके फिक्स्ड चार्जेस है, फिक्स्ड ऑपरेशनल चार्जेस है जो कंपनी ने देने होते हैं, देने ही देने हैं। एंड सेकेंड है आपके पास फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क वो है जो आपके फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हैं, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, कि कंपनी ने अगर कोई डेट लिया है तो कंपनी को फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस देने ही देने हैं, राइट। तो ये दोनों तरीके के रिस्क होते हैं किसी भी कंपनी में। तो अगर कंपनी में बिजनेस रिस्क हाई है, मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी जो ऑपरेशनल चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा है, उन्हें ऑलरेडी रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें फिनेंशियल रिस्क कम अफोर्ड करना चाहिए। इट मीन्स उन्हें थोड़ा तो कम रिस्क लेके चलना चाहिए ना। अगर दोनों ही रिस्क ज्यादा लेंगे तो एक तरीके से टोटल रिस्क जो होगा बिजनेस का वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिला के क्या डिसाइड करते हैं, टोटल रिस्क ऑफ बिजनेस। तो सिंपली अगर कंपनी का बिजनेस रिस्क हाई है तो कंपनी को अपना फिनेंशियल रिस्क कम कर देना चाहिए, मतलब कम डेट इंक्लूड करनी चाहिए। और ऑन दी अदर हैंड अगर फिनेंशियल रिस्क कंपनी का ज्यादा है, ठीक है, तो कंपनी को अपने बिजनेस रिस्क की तरफ ध्यान देना चाहिए, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपना डेट और इक्विटी को डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स
कि कितना फ्लेक्सिबल है कोई चीज। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डेट, कि कंपनी को सारी की सारी जो डेट्स है वो एक ही संग नहीं ले लेनी चाहिए। इट मीन्स कंपनी को कुछ बोरिंग पावर्स मेंटेन करके रखना चाहिए। ये नहीं है कि कंपनी को अगर डेट के थ्रू फंड्स लेने हैं तो वो एक ही टाइम पे सारा का सारा जो पैसा है वो डेट के थ्रू उठा ले। नो, मे बी उन्हें आगे कुछ जरूरत पड़े कि जब उन्हें मार्केट हो सकता है डाउन हो और इक्विटी की इतनी डिमांड ना हो तो उन्हें डेट के थ्रू फंड्स रेज करने पड़े। तो उनको अपनी जो पावर है, बोरोइंग पावर्स है, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए कि उन्हें अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ती है तो डेट से पैसा उठा सके। तो दिस इज, उसमें उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल। अब कंट्रोल यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ आपके शेयर होल्डर्स, ठीक है, कि अगर कंपनी को ये लग रहा है कि उनका कंट्रोल बना रहे कंपनी में, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें लग रहा है कि उनकी जो एक तरीके से ओनरशिप है वो डाइल्यूट ना हो, वो उन्हीं के पास रहे। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को ज्यादा इक्विटी को प्रेफर करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में कंपनी को ज्यादा डेट को प्रेफर करना चाहिए। बिकॉज जो डेट, अगर वो डेट के थ्रू फंड्स रेज कर रही है तो उनका जो डाइल्यूशन नहीं होगा, मतलब ओनरशिप का डाइल्यूशन नहीं होगा, राइट। क्योंकि जो अगर वो और इक्विटी के थ्रू फंड्स रेज कर रही है तो और शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं कंपनी में, और ओनर्स बढ़ रहे हैं, तो कंट्रोल कंपनी का क्या हो रहा है, जा रहा है एक तरीके से, ओनर्स का बट रहा है, ठीक है। तो सिंपली अगर कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं चाहते कि उनका कंट्रोल कम हो, उनकी ओनरशिप डाइल्यूट हो, तो वो ज्यादा डेट को प्रेफर करे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, अदरवाइज इक्विटी को करे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या हो जाएगा कि जब भी कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रही है तो सारे नॉर्म्स को, जो भी नॉर्म्स हैं कंपनीज के एज रिलेटेड टू दी योर, कि कितना डेट लेना है, कितनी इक्विटी लेना है, सबको ध्यान में रखते हुए उन्हें डिसाइड करना चाहिए। बिकॉज सेबी जो है, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने आपकी गाइडलाइंस डिसाइड करी है। तो उन सारी जब भी आप शेयर्स इशू करते हो या डिवेंचर्स इशू करते हो मार्केट में, तो उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब स्टॉक मार्केट कंडीशन भी अफेक्ट करती है आपके कैपिटल, किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को। कैसे कि अगर सपोज यहाँ पे दो कंडीशन है, बुलिश एंड बियरिश, ठीक है। बुलिश में क्या है कि कंपनी, जो आपका जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसमें बहुत हाई चल रहा है, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन है मार्केट की, कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज हाई चल रही है, ठीक है, पीक पे है मार्केट एकदम। और बेयरिश मीन्स की मार्केट जो है वो एक तरीके से डाउन चल रहा है, कंपनीज के शेयर्स की डिमांड नहीं है मार्केट में, प्राइजेस कम हो रहे हैं। तो अगर बुलिश की सिचुएशन है तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी को ज्यादा प्रेफर कर सकती है, उन्हें आसानी से उनके शेयर्स के थ्रू उन्हें कैपिटल रेज कर सकती है कंपनी, मतलब शेयर्स की डिमांड है मार्केट में इस टाइम, तो कंपनी इक्विटी के थ्रू कैपिटल रेज कर सकती है। और अगर बेयरिश की सिचुएशन है तो कंपनी ऐसी सिचुएशन में डेट को ज्यादा प्रेफर करेगी एज कंपेयर टू इक्विटी, बिकॉज मार्केट में शेयर्स की इतनी डिमांड ही नहीं है, सिचुएशन ही डाउन चल रही है, ठीक है। सो दिस इज योर स्टॉक मार्केट कंडीशन। देन नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, की कंपनी क्या कर सकती है, अगर कंपनी को सपोज कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में, तो वो एक तरीके से हेल्प ले सकती है और कंपनीज की, और उनके कैपिटल स्ट्रक्चर्स को एक तरीके से एनालिसिस कर सकती है, देख सकती है, उसकी हेल्प ले सकती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना कंपोनेंट डेट का यूज करना चाहिए और कितना इक्विटी का यूज करना चाहिए। बट ये भी है कि कंपनी इसको एकदम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकती किसी भी दूसरी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स भी तो अफेक्ट करते हैं, वो हर कंपनी के अलग अलग होते हैं। तो सिंपली मतलब जो भी करे ध्यान में रखते करे कि उनकी कंपनी के लिए क्या फायदेमंद है, ठीक है ना। सो दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर. So thank you for watching my video and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.